कक्षा 10 के प्यारे छात्रों, नमस्कार। आइए बच्चों, आज हम लोग देखा जाए कि आपका यह ओमार सेट के साथ साथ आज आपके पूरे पेपर को हल किया जाए कि पूरे पेपर में आपका किस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और किस प्रकार से आपको हल करना चाहिए। यदि आप इस ट्रिक को अपना लेते हैं तो आपके पूर्णतः अंकों की प्राप्ति हो जाएगी। आपको जो 70 अंक हैं, 70 में कम से कम आप 65 अंकों तक हल कर लेंगे। 30 अंक तो आपके विद्यालय से ही आपको मिल जाएंगे। यदि आप 65 और 30 जोड़ लेते हैं तो आपके 95 अंक आपकी आसानी से आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए पहला प्रश्न शुरू किया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन उन्होंने चलाया था। यदि उनके सबसे पहले आंदोलन के लिए कहा जाए तो उन्होंने खेड़ा, चंपारण और अहमदाबाद में अपने किसान आंदोलन को समर्थित किया था। तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो यहाँ खिलाफत आंदोलन आपका नहीं होगा क्योंकि खिलाफत आंदोलन को अली बंधुओं ने चलाया था। अली बंधुओं के द्वारा इसे चलाया गया था। यदि आपका दूसरा प्रश्न कहा जाए कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति, तो आपके हो जाएंगे फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन का उदय, जर्मनी का एकीकरण या निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ। तो आपका 1789 ईस्वी में यदि कहा जाए तो लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा हुआ था और फ्रांस की क्रांति जो है वो लुई 16वां के समय ही हुआ था ना। और यदि कहा जाए तो यहाँ फ्रांस में असीमित राजतंत्र की व्यवस्था थी। तो आपका सही क्या हो जाएगा? आप जान ही चुके होंगे कि 1700 अभिव्यक्ति का परिणाम क्या हुआ था। तो अभिव्यक्ति का परिणाम आपका हुआ था फ्रांस की क्रांति। आइए तीसरा प्रश्न आपका देखा जाए। तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है कि गुलामगिरी के लेखक कौन थे। तो गुलामगिरी के लेखक आपके रामास्वामी थे, ज्योतिबा फूले थे या भीमराव रामजी अंबेडकर थे या बाल गंगाधर तिलक थे। तो गुलामगिरी के बारे में यदि कहा जाए तो यह ज्योतिबा फूले की है और 1771 ईस्वी में जाति प्रथा के अत्याचारों पे यह लिखी गई उनकी पुस्तक है। आइए चौथा प्रश्न देखा जाए कि 1929 में महामंदी का प्रमुख कारण क्या था। यानी जो आपका 1929 में महामंदी आई उसका प्रमुख कारण क्या था। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, कृषि क्षेत्र में न्यून उत्पादन, बेरोजगारी या प्रमुख बैंकों का धराशायी होना। तो आपका यहाँ सही हो जाएगा कि कृषि क्षेत्रों में अधिक उत्पादन के कारण 1929 में महामंदी आई थी। आपका पांचवा प्रश्न है कि 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ की गई थी ना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ की गई। तो आपके विकल्प हैं ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, भारत। तो IMF की स्थापना जो हुई थी वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुई थी। आइए छठा प्रश्न देखा जाए कि श्रीलंका ने निम्नलिखित में से कौन से समूह को अल्पसंख्यक घोषित किया था। तमिल, ईसाई, सिंहली और मुस्लिम। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा ईसाई। और बहुसंख्यक के रूप में कौन थे। तो सिंहली ना, सिंहली। और फिर आपका सातवां है कि भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि, भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि यह शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, यह शक्तियों का केंद्रीकरण है, संविधान लचीला है या उपर्युक्त में से सभी। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा कि यहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण है, यहाँ शक्तियों का
केंद्रीकरण है। भारत में संघीय व्यवस्था है, ये आप पढ़ चुके हैं। आइए 8वां प्रश्न देखा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, त्रिपुरा। तो संघीय राज्य का तात्पर्य ये है कि वो केंद्र शासित प्रदेशों में आता हो और संघ राज्य के क्षेत्रों में ना आता हो। तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली। आइए अगला प्रश्न देखा जाए कि निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है, यानी राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है। राजतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए, तानाशाही के लिए या सत्तावाद के लिए। तो राजनीतिक दलों की आवश्यक शर्तों में यदि कहा जाए तो लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है। आपका 10वां प्रश्न है कि निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है, यानी किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। जनमत का, राजनीतिक दल का, उत्तरदायी शासन का, बहुसंख्यकों का शासन। तो यहाँ आपका डी सही हो जाएगा, बहुसंख्यकों का शासन। आइए 11वां देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है, यानी धात्विक खनिज की श्रेणी में आता है। तो आपका यहाँ पे विकल्प है कि कोयला, अभ्रक, चूना पत्थर या लौह अयस्क। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा लौह अयस्क, जो है वो आपका विकल्प सही हो जाएगा। 12 यदि देखा जाए तो कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है ना। तो कपास के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा और लेटेराइट मिट्टी। वैसे कपास की खेती के लिए आपने सुना है कि रेगुर मृदा सबसे अच्छी होती है क्योंकि उसमें नमी भी रहती है। तो यहाँ तो रेगुर मृदा आपकी लिखी नहीं गई है, तो आप किसको लगाएंगे। तो काली मिट्टी को ही रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ आपका ए विकल्प सही हो जाएगा कि काली मृदा। आइए आपका 13वां प्रश्न है कि उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है, यानी किस उद्योग में बॉक्साइट का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। सीमेंट के, एल्युमिनियम के ना, लोहा एवं इस्पात का या कागज के लिए। तो ये आपका सही हो जाएगा एल्युमिनियम के लिए। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, यानी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा क्षेत्रक आता है। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक और चतुर्थ क्षेत्रक। तो आप जानते हैं कि क्षेत्रकों को 3 भागों में ही वितरित किया गया है, प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। तो यहाँ आपका तृतीय क्षेत्रक ही सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न 15वां हो जाएगा कि सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक के विभाजन का आधार है, यानी सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक के विभाजन का आधार क्या है। यदि विभाजन के आधार पर तो ये स्वामित्व के आधार की बात कही जा रही है। तो बच्चों यहाँ बातें यदि कही जाए तो किसके बारे में हो रही हैं आपकी। तो यहाँ स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र के विभाजन की बात कही जा रही है, क्योंकि स्वामित्व के आधार पर ही सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक को रखा जाता है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा कि रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति, उद्यम का स्वामित्व या उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो यहाँ आपका हो जाएगा उद्यमों के स्वामित्व के बारे में, यानी उद्यमों के स्वामित्व का, यानी आपका यहाँ विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला है आपका एजेंडा 21 का संबंध किससे है। वैसे एजेंडा 21 क्या है। तो एजेंडा 21 जो है वो सतत पोषणीय विकास के लिए लागू किया जाता है। यहाँ ओजोन क्षरण से है, जलवायु परिवर्तन से है या वैश्विक तापमान से है या सतत पोषणीय विकास से है। तो देखिए यहाँ सतत विकास से जो है उसको रखा गया है। यदि आप एजेंडा 21 जानते हैं तो आपको यह आसानी से आपको पता चल जाता। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था। तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम आपका 1980 में, 1990 में, 1986 में या फिर 2001 में बनाया गया था। तो आपका यहाँ विकल्प सही हो जाएगा सी 1986 में।
अगला प्रश्न है आपका कि बांग्लादेश के ग्रामीण बैंकों की शुरुआत कब हुई, यानी बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई मित्रों। बच्चों, तो यहाँ बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई? 1960 में, 1980 में, 1970 में या 1990 में? तो यहाँ आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, 1970 में। आपके उमार का यदि कहा जाए तो 19वां प्रश्न है कि जैव संसाधन है क्या? लोहा, तांबा या आपका मत्स्य पालन या चट्टानें? तो यहाँ आपका सही हो जाएगा मत्स्य पालन, क्योंकि जैव संसाधन में जीवों से संबंधित रहता है। और ओमार का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचांक सर्वोच्च है, यानी किस देश का मानव सूचांक विकास सर्वोच्च है? बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, श्रीलंका का या फिर नेपाल का? तो यहाँ आपका सही हो जाएगा कि श्रीलंका का मानव विकास सूचांक सर्वोच्च है। आइए, ये तो प्रश्न आपके 20 OMR के हुए बच्चों। अब इसके आगे आपके वर्णनात्मक हैं, जिसको आप लघुत्तरी कह लेते हो, उसी को वर्णनात्मक प्रथम करके आपके इस श्रृंखला में लिख दिया गया है। आप इसे लघुत्तरी प्रश्न समझिएगा, जिसके आंसर आपको देने हैं केवल 80 शब्दों में। आइए, भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए, यानी भारत की राजनीति और आर्थिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का क्या प्रभाव पड़ा। यानी कहा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध में जो आपका युद्ध हुआ उसका क्या प्रभाव पड़ा, यह आपको लिखना है। प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया, यानी प्रौद्योगिकी से वैश्वीकरण किस रूप में आपकी प्रक्रिया बढ़ी, यानी अन्य देशों के साथ भी वो आया, उसी का आपको वर्णन करना है। किन्हीं दो कारणों की विवेचना कीजिए। 22 आपका प्रश्न है कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करता है, यानी जो लोकतंत्र है वह सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करता है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो ये आपको दर्शाना होगा, यानी आपको बताना होगा कि लोकतंत्र किस प्रकार से इन समस्याओं का समाधान करता है। आपका अगला है 22 का अथवा कि राजनीतिक दलों के 4 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए, यानी जो राजनीतिक दल होते हैं उनके कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। 23 आपका है कि एक संसाधन के रूप में आपकी मिट्टी के महत्व का उल्लेख कीजिए, यानी एक संसाधन के रूप में जो आपकी मृदा है उसका क्या महत्व है। भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टी का वर्णन कीजिए। तो आप जानते हैं कि भारत में कई प्रकार की मृदा पाई जाती है। काली मिट्टी, जिसे आप रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं, लाल मृदा, लेटेराइट मिट्टी ना, तो इस प्रकार से आपकी कही जाए तो आपकी कई मृदा पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए 2 सुझाव दीजिए, यानी विदेशी व्यापार जो आपका है वो किस प्रकार से आप उसके बारे में क्या जानते हैं, और विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई 2 सुझाव ऐसे दीजिए जो भारतीय हितों में कार्य करता हो। अगला प्रश्न आपका है 24 के भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव की टिप्पणी लिखिए, यानी किस प्रकार से भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा है, यानी जब हमारा वैश्व के साथ संबंध हुआ तो उसका कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। अगला है आपका तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रक से कैसे भिन्न है, उदाहरण बताइए, यानी तृतीयक क्षेत्रक किस प्रकार से अन्य क्षेत्रकों से अलग है, ये आपको बताना है कि तृतीयक क्षेत्रक को ही कहा जाता है सेवा क्षेत्रक। तो यानी सेवा क्षेत्र किस प्रकार से अन्य क्षेत्रकों से अलग है। अब आपके 25, 26, 27 ये आपके दीर्घोत्तरी प्रश्न हो जाते हैं, जिनको यहाँ पे वर्णनात्मक 2 लिख दिया गया है। वो इसलिए लिखा गया है ताकि ये आपके मॉडल पेपर अलग से रहें और ये पता चले कि आपके मॉडल पेपरों में क्या रखा गया है।
महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों के कारण, यानी महात्मा गांधी ने जो 3 सत्याग्रह आंदोलन चलाए उसके क्या कारण थे, तो वो आपके चलाए गए थे किसान आंदोलनों के कारण। कहाँ कहाँ चलाए गए, तो वो आपका चलाया गया था चंपारण, खेगड़ा और अहमदाबाद में। क्या परिणाम निकले उसके, तो उसके सकारात्मक परिणाम निकले थे, उसी को आपको लिखना है। या फिर आप लिखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया और यह क्यों चलाया गया था तथा इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो यानी ये प्रश्न यदि कहा जाए तो किस लिए जो है सरकार की अवज्ञा की जा रही थी, और इसका प्रारंभ यदि आप कहें तो शुरुआत हुई थी नमक कानून से, यानी दांडी यात्रा से इसकी शुरुआत की गई थी। अगला आपका प्रश्न है कि भारत में चुनाव कभी कभी जातियों पर निर्भर करते हैं, क्यों? इसके इस स्थिति से छुटकारा पाने के कोई 2 उपाय लिखिए। तो भारत में चुनाव कभी कभी राजनीति जातियों पर निर्भर करता है, ये बातें सत्य हो जाती हैं, क्योंकि हम ये देखने लगते हैं कि ये अपनी जाति का है, इसीलिए हमें इन्हें वोट करना चाहिए, और कभी भी हम उनकी योग्यता पर कार्य नहीं करते हैं। तो यदि हम उनको इन बातों से हट करके यदि चुनाव किया जाए तो उनके सकारात्मक परिणाम निकल सकते हैं। अभ्रक की उपयोगिता की विवेचना कीजिए और भारत में किन्हीं दो उत्पादक क्षेत्रों को भी वर्णन कीजिए। यानी अभ्रक का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है और इससे क्या उपयोगिता है, यानी इसके किन के क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। आपका 28वां प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। यानी विश्व व्यापार संगठन किस प्रकार से व्यापार में अपनी सहभागिता व्यक्त करता है और किस प्रकार से वह संबंधों में स्थापित करता है। और फिर आप असंगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में विभेद कीजिए और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो संगठित यदि कहा जाए तो वही है जो छोटी छोटी इकाइयों में संगठित होती है, और असंगठित वह है जो छोटी छोटी इकाइयों में बिखरी हुई होती है। यदि सामान्य रूप से कहा जाए तो जो प्राइवेट विद्यालय होते हैं वो असंगठित क्षेत्रों में आते हैं, और संगठित क्षेत्रों में आपके सरकारी विद्यालय आते हैं, जहाँ पे यदि कहा जाए तो ओवर टाइम भी मिलता है, उसके लिए खर्च भी मिलता है, और इसमें असंगठित क्षेत्रों में इस प्रकार की इकाइयों में नहीं दिया जाता है। अब आगे आपके मानचित्र के प्रश्न हैं। आइए मानचित्र में देख लिया जाए कि कौन कौन से आपके प्रश्न दिए गए हैं और आपके लिए जो महत्वपूर्ण हैं। आइए पहले इतिहास के प्रश्न आपके मानचित्र के देख लिया जाए, और साथ में हमने बोर्ड भी अपना रख लिया है ताकि जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। तो पहला आपका प्रश्न है आपके किससे, इतिहास से। पहला आपका इतिहास के प्रश्न को हल किया जाए, और पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर में हुआ था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर कब, 1920। तो मित्रों आप जानते हैं कि 1920 में आपके यदि कहे जाएं तो 1920 में आपकी 2 बार हुए थे, एक सितंबर में और दूसरा हुआ था आपका दिसंबर में। तो दिसंबर में कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका नागपुर में, ये आपका हुआ था नागपुर में। और जो सितंबर में हुआ था मित्रों, ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका कलकत्ता में। कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका कलकत्ता में ना। आइए दूसरा प्रश्न देखा जाए कि दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है। तो दूसरा प्रश्न आइए किताब पे देखा जाए अपनी, कि वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। तो दूसरा प्रश्न यहाँ देखा जाए कि महात्मा गांधी ने नमक दूसरा पर कहा जाए तो कि नमक कानून कहाँ तोड़ा गया था। तो नमक कानून जो था वो आपका दांडी में इसकी नमक को बना करके उन्होंने तोड़ा था। आइए तीसरा प्रश्न देखा जाए कि तीसरा प्रश्न क्या है। तो तीसरा प्रश्न आपका है कि वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो आइए बोर्ड पे देखा जाए
कि जलिया जलियांवाला बाग हत्याकांड यदि कहा जाए आपका तो कहाँ हुआ था, तो ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। आइए चौथा प्रश्न देखा जाए कि चौथा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि वह जनपद जहां चौरी चौरा की घटना घटित हुई। आइए चौथा प्रश्न बोर्ड पे देखा जाए कि तो चौथा प्रश्न में बच्चों है चौरी चौरा तो यह कहाँ है चौरी चौरा, तो चौरी चौरा आपका जो है ये गोरखपुर में है और इसी चौरी चौरा स्थान पे यह घटित हुआ था ना। और कहा जाता है कि इसी स्थान पे महात्मा गांधी ने फिर अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि जेल थाने में यदि कहा जाए तो 22 पुलिसकर्मी या कभी कभी 23 पुलिसकर्मी मिलता है कि उसमें जल करके उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण महात्मा गांधी ने अपना ये जो असहयोग आंदोलन था इसको उन्होंने वापस ले लिया था। आइए पांचवा प्रश्न देखा जाए। पांचवा आपका है कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया, यानी महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाया था, तो आइए बोर्ड पे देखा जाए। तो आपका पांचवा प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने तो कहाँ चलाया था, ये चंपारण में। कहाँ चलाए थे वो, चंपारण में। और यदि कभी कभी यदि आप लिख सकते हैं खेड़ा को भी आप दर्शा सकते हैं, क्योंकि खेड़ा में भी उन्होंने किसानों के लिए आंदोलन चलाए थे। आइए अब यहीं पे देखा जाए आपके भूगोल के प्रश्नों को। तो भूगोल के प्रश्नों के लिए क्या क्या आपसे पूछा गया और आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट रखा गया है। तो इस प्रदेश की राजधानी सी के द्वारा दर्शाना है, चिन्ह द्वारा नाम सहित। आइए बोर्ड पे देखा जाए मित्रों कि किस प्रकार से आपका इस प्रश्न को हल करना है। पहला तो आपसे कहा जा रहा है कि पहले प्रश्न के लिए आपको सी प्रतीक से चिन्ह को अंकित करना है और किसी का भी आप लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी किसको, लखनऊ को ना, तो मानचित्र में आपको लखनऊ को दर्शा देनी है। दूसरा आपका प्रश्न है बोर्ड, आइए अपनी उस पे देखा जाए कि दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी ना, तो दक्षिण आइए उस पे देखा जाए तो दक्षिण भारत की यदि नदी कहा जाए कि नदी कौन सी है जिसको हमें किससे दर्शाना है, तो इस प्रतीक के द्वारा हमें दर्शानी है। और ये कौन सी नदी है, तो जिसको हम कह लेते हैं कृष्णा नदी। तो आप कृष्णा नदी भी दर्शा सकते हैं और गोदावरी को भी आप दर्शा सकते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखा जाए कि तीसरा आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो तीसरा है भारत के पूर्वी तट का एक समुद्री पत्तन या बंदरगाह चिन्ह द्वारा दर्शाना है। आइए बोर्ड पे देखा जाए। तो तीसरा प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि तीसरा प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि दक्षिण का। तो आप दक्षिण जानते हैं कि आपका ये वाले राज्य हैं और इसी साम्राज्य को आप विजयनगर के नाम से भी जानते हैं, इतिहास में ना। तो यदि यहाँ कहा जाए तो दक्षिण की आपकी जो नदियाँ हैं, दक्षिण की नदियों में आप किन्हें कृष्णा नदी और इन्हें आप दर्शा सकते हैं ना। आइए अब तीसरा प्रश्न आपका देखा जाए। तीसरा प्रश्न आपका था कि भारत के इस बंदरगाह, दक्षिण के बंदरगाह का इस प्रतीक के द्वारा हमें प्रदर्शित करना था। तो ये कौन सी हो जाएंगी आपके, तो ये यदि कहा जाए आपका चौथा प्रश्न आपका है कि भारत का कोई एक चाय उत्पादक क्षेत्रक और किस चिन्ह द्वारा,
इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना है। आइए बोर्ड पे आपको दिखाएं कि कहाँ आपको प्रदर्शित करना है। तो आप यहाँ जब देखेंगे, आप असम की तरफ आएंगे तो आपको यहीं दर्शाना है, आपको यहाँ पे दर्शा देना है, यानी आपको पूर्वी क्षेत्र यानी कहा जाए तो आप असम में दर्शा सकते हैं। पूर्वी क्षेत्र असम में आप इसको अपने चौथे प्रश्न को आप असम में दर्शा सकते हैं ना, जिसमें किसके चाय के प्रतीक के लिए पूछा गया और चाय के प्रतीक में दिखाया गया कि ऐसे हम बना सकते हैं। ये आपके प्रतीक थे ना, तो इनके द्वारा हम दर्शा सकते हैं। आइए पांचवा प्रश्न देखा जाए कि आपका पांचवा प्रश्न क्या है। तो पांचवा प्रश्न आपका कहा जा रहा है कि भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, देखा जाए कि परमाणु ऊर्जा केंद्र का जो प्रतीक था वो प्रतीक प्लस का बनाया जा रहा था कि प्लस के द्वारा उस क्षेत्र को दर्शाना है। तो यदि हम परमाणु ऊर्जा केंद्र को कहा जाए तो आप दर्शा सकते हैं किसे, कलपक्कम को। आप कलपक्कम को दर्शा सकते हैं ना। तो इस प्रकार यदि आप पूरे प्रश्न को हल कर लेते हैं तो आपके कम से कम कहा जाए तो 65 अंक आपको मिलने वाले हैं, और 30 ये जोड़ लिया जाए तो आपके 95% नंबर आपको मिलने वाले हैं मित्रों। तो बच्चों इसे आप पूरा हल कर लीजिएगा और अपने सर को इस मॉडल पेपर, इस आपके लिए जो इम्पोर्टेंट बताया गया है प्रश्न, इन प्रश्नों को हल करके अपने सर को आपको दिखाना है, और आपके ओमार में भी आपको बताना है कि आपके कितने सही हुए। आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बेल आइकन दबा लीजिए, मित्रों को भी अपने शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पूर्णतः अंकों की प्राप्ति हो सके।